ऑडियो 1 पुस्तक भारतीय इतिहास के कीर्ति स्तंभ भाग 2। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक जातीय गौरव के रक्षक राणा राज सिंह। उदयपुर नगर निवासी सुयोग्य अधिपति राणा राज सिंह की छत्रछाया में सुख की नींद सो रहे थे, किंतु महाराणा की आंखों से आज निद्रा रूठी हुई थी। वे बेचैनी से अपने कक्ष के प्रकोष्ठ में टहल रहे थे। उनके मुखमंडल पर छाए गांभीर्य से मन में चल रहे विचार मंथन का सहज परिचय मिल रहा था। उनकी चिंता का कारण वह पत्र था जिसे मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य स्थित छोटी सी रियासत रूपनगर का राजपुरोहित लाया था। पत्र वहां की राजकुमारी चारुमती का था। उसमें चारुमती ने लिखा था, दिल्लीपति औरंगजेब अपनी सत्ता व सैन्य के मद से उन्मत्त हो एक राजपूत हिंदू बालिका को अपनी पार्श्विक वृत्ति का शिकार बनाना चाहता है। वह अभागिन मैं ही हूं। मेरा रूप ही उसकी इस घृणित कामना का कारण है। मैं मर जाना श्रेष्ठ कर समझती हूं, किंतु उस मलेच्छ की महारानी बनना नहीं चाहती। मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है। पिताजी ने अन्य हिंदू राजाओं से मुझे अपना लेने का अनुरोध किया, पर दुष्ट औरंगजेब के भय से कोई ऐसा साहस नहीं कर सका। इस अबला की रक्षा हिंदू सूर्य मेवाड़ महाराणा भी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपकी सेविका चारुमती। इस अबला की रक्षा हिंदू सूर्य मेवाड़ के महाराणा भी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये शब्द प्रश्नचिन्ह बनकर उनके मन मस्तिष्क को झकझोर रहे थे। सच ही तो लिखा है रूपनगर की राजकुमारी ने, किंतु वहां वह षोडशी बाला और कहां मैं 45 के पास पहुंचा हुआ अधेड़। यह जोड़ी कैसे जमेगी? किंतु नहीं, भारतीय नारी पति की वय को नहीं, उसकी दर्प दीप्त पौरुष और प्रतिभा की पूजा करती है। वे अवश्य मेवाड़ की भावी महारानी की रक्षा करेंगे। उन्हें ज्ञात था कि औरंगजेब से टकराना हंसी खेल नहीं है। कहां मेवाड़ का छोटा सा राज्य और कहां भारत सम्राट, किंतु जातीय स्वाभिमान की रक्षा तो करनी ही है। मेवाड़ की परंपरा ही यही रही है। उनके पूर्वजों ने सदा मुगलों को नाको चने चबवाए हैं। महाराणा सांगा, राणा प्रताप आदि पूर्वजों का स्मरण होते ही उनकी काया में हाथियों जैसा बल संचार हो आया। दूसरे ही दिन उन्होंने अपने सरदारों को बुलाकर इस विषय पर मंत्रणा की। इन वीरों ने मरना सीखा था। सभी ने एक स्वर में राजकुमारी की रक्षा करने के लिए प्राण न्यौछावर कर देने की सहमति दी। उसी मंत्रणा के समय पूरी योजना बना ली गई। सलूम्बर के युवराज वीर सिंह की कमान में 1000 राजपूत सैनिकों को औरंगजेब की राह रोकने के लिए भेज दिया और वे गुप्त वेश में अपने 50 जाबाज साथियों को लेकर रूपनगर की ओर चल पड़े। रूपनगर पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी का हरण कर लिया। उनकी योजना की सूचना राजपुरोहित द्वारा राजकुमारी को पहले से ही मिल चुकी थी, अतः उसने महाराणा तथा उनके अनुचरों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। महाराणा राजकुमारी को लेकर सकुशल उदयपुर लौट आए। तब तक चूंडावत राजकुमार वीर सिंह ने औरंगजेब की विशाल वाहिनी को अपने बुद्धि कौशल तथा वीरता से रोके रखा तथा इस प्रयोजन में उन्होंने प्राण विसर्जित किए। बचे हुए राजपूत योद्धा उदयपुर लौट आए। औरंगजेब जब रूपनगर पहुंचा तो वहां राजकुमारी को न पाकर क्रोध से जल उठा। उसने मेवाड़ की ईंट से ईंट बजा देने का निश्चय कर लिया, किंतु उसकी यह कामना कभी पूर्ण नहीं हो सकी, वरन तीनों बार उसे हारना पड़ा तथा एक बार तो अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी। औरंगजेब की जड़ों में तेल डालने में महाराष्ट्र में शिवाजी ने जो उद्योग किया था, वैसा ही प्रयास मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने भी किया था। यहीं से मुगल साम्राज्य के पराभव का सूत्रपात हो चला था। रूपनगर से खाली हाथ दिल्ली लौटने पर उसने अपने विश्वास पात्र सेनापति शाइस्ता खां को बहुत बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। महाराणा राज सिंह वीर ही नहीं, नीति कुशल भी थे। उनके गुप्तचरों का जाल मुगल राज्य में भी फैला हुआ था। शाइस्ता खां के दिल्ली से रवाना होकर मेवाड़ की सीमा तक पहुंचने के पहले ही महाराणा सचेत हो चुके थे।
सेना कम होने के कारण वे आमने सामने युद्ध करने में असमर्थ थे। अतः उदयपुर तथा निकटवर्ती गांवों को खाली करा दिया गया तथा पहाड़ों में जा छिपे। मुगल सेना ने मेवाड़ की सीमा में प्रवेश किया तो उन्हें कोई मनुष्य नजर न आया। वहां न खाने को अन्न था, न पीने को पानी। वे बिना लड़े मिलने वाली विजय का आनंद भोगते हुए मेवाड़ की राजधानी उदयपुर पहुंच गए। उदयपुर भी सुनसान पड़ा था। वे आश्चर्यचकित थे कि सब लोग कहां चले गए हैं। अवसर देखकर महाराणा अपने सैनिकों के साथ मुगल सेना के खाद्य सामग्री तथा धन संपदा वाले भाग पर टूट पड़े और उसे ले भागे। मुगल सैनिक भूखों मरने लगे। उन्हें मेवाड़ छोड़कर भागते ही बना। भागते भागते कितने ही सैनिक तो मर गए। दिल्ली में जब औरंगजेब ने अपनी पराजय का समाचार सुना तो वह क्रोध से पागल हो गया। शाइस्ता खां के भागते ही महाराणा राज सिंह अपनी प्रजा के साथ पुनः पहाड़ों से लौट आए तथा मुगल सेना द्वारा ध्वस्त किए मकानों को पुनः बनाकर रहने लगे। जनजीवन पूर्ववत चलने लगा। दूसरी बार अपने पुत्र अकबर के नेतृत्व में उसने बड़ी सेना भेजी। महाराणा मुगल परिवार की परंपराओं से परिचित थे। उन्होंने अब की बार दूसरी ही नीति से काम किया। उन्होंने अपने एक दूत के साथ एक पत्र तथा बहुमूल्य उपहार भेजे जिसमें लिखा था कि हमें आपसे कोई शत्रुता नहीं है। हम तो आपको दिल्ली का शहंशाह मानते हैं। आप अपनी तथा मेवाड़ की सम्मिलित सेनाओं के साथ दिल्ली पर आक्रमण करके जीत लें और भारत के यशस्वी सम्राट बने। अकबर के लिए यह प्रलोभन कम नहीं था। उसके पिता ने अपने पिता से विद्रोह किया था, भाइयों को मरवाया था, पिता को जेल में डाल दिया था। दादा ने अपने पिता और परदादा ने अपने पिता से लड़कर राज्य पाया था, तो उसे भी उसी प्रकार का उद्योग करना चाहिए। निदान उसने महाराणा से मित्रता कर ली। मेवाड़ की राजधानी में उसका भारत सम्राट की तरह स्वागत किया गया। महाराणा का वह अपने पिता की तरह आदर करने लगा। औरंगजेब के गुप्तचरों ने जब उसे अकबर के महाराणा से मिल जाने तथा स्वयं शहंशाह बनने के स्वप्न देखने की सूचना मिली तो उसने सिर पीट लिया। उसने अकबर को अपनी तरफ से प्रेम भरा पत्र लिखा तथा उसे अपनी बीमारी का बहाना बनाते हुए दिल्ली बुलाया। अकबर उसकी चाल नहीं समझ सका। उसके दिल्ली लौटते ही औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया। तीसरी तथा अंतिम बार स्वयं औरंगजेब अपनी विशाल सेना लेकर महाराणा राज सिंह को अपनी गुस्ताखी का मजा चखाने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। महाराणा इसका अनुमान पहले से लगाए बैठे थे। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली थी तथा देवारी के नाके को पूरी तरह सुदृढ़ बना दिया था, जो पूर्व की ओर से आने वालों के लिए मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में प्रवेश करने का एकमात्र प्रवेश मार्ग था। औरंगजेब अजमेर से होता हुआ इसी द्वार से प्रवेश करने वाला था। उसके साथ खजाना व बेगमें भी थी। देवारी की सकरी घाटी में औरंगजेब को फंसाकर महाराणा ने उसके खजाने को लूट लिया तथा बेगमों को बंदी बना लिया। उन्हें सम्मान सहित उदयपुर के राजमहल में रखा गया। इस प्रकार चूहेदानी में फंसा हुआ औरंगजेब उनसे अपमानित होकर संधि करने को विवश हुआ तथा फिर कभी उसने मेवाड़ की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। महाराणा जितने रणकुशल तथा वीर थे, उतने ही प्रजापालक सहृदय राजा भी थे। एक बार मेवाड़ में भारी अकाल पड़ा। लोगों के पास धन तथा अन्न दोनों का अभाव हो गया। इस जल कष्ट को सदा के लिए दूर करने तथा लोगों को रोजगार देने के लिए सहायता कार्य चलाकर राजसमंद नामक प्रसिद्ध तालाब का निर्माण किया, जिससे काकरोलीनाथ तथा द्वारा के आसपास के कितने ही गांवों का जल कष्ट दूर हुआ। राजसमंद झील इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। वह इतने उपयुक्त स्थान पर बनाया गया था कि प्रतिवर्ष थोड़ी सी वर्षा होने पर भी भर जाया करता था। उसका जल संग्रहण क्षेत्र बहुत विस्तृत था, किंतु अब वह प्रायः पूरा नहीं भर पाता, क्योंकि आसपास कई छोटे छोटे तालाब बना दिए जाने से उसे पानी नहीं मिल पाता। उन्होंने औरंगजेब को स्वयं ही नहीं झुकाया, वरन जोधपुर की महारानी तथा उसके सहयोगी दुर्गादास राठौर को भरपूर सहायता देकर जोधपुर राज्य को मुगल शासन से मुक्त करवा लिया था। इस प्रकार राजस्थान में एक नवीन राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ था।
राठौरों से चले आ रहे परंपरागत वैर भाव को समाप्त कर ऐक्य स्थापित करने की पहल इसी बात की सूचक थी। उन्होंने अपने इस परंपरागत उद्देश्य का पूरी तरह पालन किया जो महाराणा प्रताप निर्धारित कर गए थे। जो दृढ़ राखे धर्म को तो ही राखे करतार का पालन करते हुए वे राज्य के संरक्षक बने रहे थे। मेवाड़ राज्य पर देवादिदेव शंकर एकलिंग का स्वामित्व मानते हुए स्वयं उनके दीवान प्रधानमंत्री बनकर काम करते रहे थे। उनका यह उदात्त जीवन हमारे सुप्त स्वाभिमान को जगाने की प्रबल प्रेरणाएं देता रहेगा।